एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 में सिविक्स पढ़ेंगे, चैप्टर 10। ठीक है। चैप्टर 10 में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? कानून और सामाजिक न्याय के बारे में। तो चलिए ये चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पिछले कक्षा में आप लोगों ने एक अध्याय पढ़ा था सिविक्स में, बाजार में एक कमीज के बारे में। तो जैसे उसमें क्या बताया गया था? उसमें ये बताया गया था कि कपास का उत्पादन कैसे होता है, कैसे वो कपास सुपरमार्केट में आता है और किस तरह से वो ग्राहकों से जुड़ जाता है। उसमें क्रय विक्रय कैसे होता है, तो क्रय विक्रय की जो प्रक्रिया होती है वो चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा था। फिर कपास पैदा करने वाला, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि कपास पैदा करने वाला एक छोटा किसान था जिसका नाम स्वप्ना था, और ईरोड के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। इसमें बताया गया था कि किस तरह से लोग मजबूर हो जाते हैं, किसान मजबूर हो जाते हैं और मजबूरी में आकर के कम दाम में वो अपना जो कुछ भी उत्पाद करते हैं वो उसको कम दाम में उनको देना पड़ता है। आगे हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसके जैसे लोग जो शोषण करते हैं, लोगों को इस तरह से जो लोग शोषण करते हैं उनसे बचने के लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए, और कानूनों के ज़रिए इस बात की भी कोशिश की जाती है कि बाज़ार में अनुचित तौर तरीक़ों का अनुकंश लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए, यानी कि जो गलत तरीके से जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापार करने के तरीके पर रोक लगानी चाहिए। तो आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखा जाए कि उसमें क्या क्या कानून, जो कानून है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, बाजार की एक ऐसी स्थिति को हम लोग देखते हैं जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। वो क्या स्थिति है? मसला मजदूरों के मेहनताना का है। ठीक है, जो रीज़न है वो क्या है कि मजदूर जो इस हिसाब से मेहनत करते हैं उस हिसाब से उनको पगार मिलता है या नहीं मिलता है। इस बात को हम लोग ध्यान में देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। तो निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। जो भी निजी कंपनियां होती हैं, जो ठेकेदार होते हैं, जो कारोबारी जो करने वाले लोग होते हैं, वो आमतौर पर लोग यही चाहते हैं कि हमको क्या हो, मुनाफा हो, है ना। मुनाफा पाने की वो लोग कोशिश करते हैं। तो मुनाफे की चाह में कई बार ऐसा होता है कि वे मजदूरों को उनका हक नहीं दे पाते, उनका हक नहीं देते हैं, बल्कि कम पैसे में ही काम चला लेते हैं, उनको कम पैसा दे करके ही अपना पिन छुड़ा लेते हैं। तो जबकि ये गलत है, जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए ना। कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते, ऐसा भी हो जाता है। मजदूर हैं, गरीब हैं, तो वो मेहनत करते हैं कुछ अपनी रोजी रोटी देखने के लिए, तो उनकी अंदर मजबूरी आ जाती है, उनको करना पड़ता है वो काम। मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैर कानूनी है या गलत है। ठीक है, कानून बन गया कि आपको जो गरीब है, जो गलत तरीके से व्यापार करता है, उस पर कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो ये मजदूरों के साथ जो गलत काम हो रहा है तो ये भी तो एक गैर कानूनी चीज़ हुआ। तो ये गैर कानूनी है ना, गैर कानूनी या गलत है। तो गैर कानून क्या हुआ? मतलब कानून के खिलाफ। ठीक है ना। तो मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया कि उनको कम से कम इतना वेतन मिलना चाहिए एक निश्चित तौर पर। ठीक है, तो इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती है। ठीक है, न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में, मतलब हर साल में कुछ न कुछ बढ़ोतरी कर दी जाती है। जिस तरह से जो
आम व्यक्ति जो ड्यूटी करता है उसके ड्यूटी में उसके वेतन में थोड़ा बहुत इजाफा होता है, मतलब बढ़ता जाता है, उसी प्रकार जो मजदूर भी काम करते हैं तो उनके भी जो साल में क्या होता है थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की जाती है। तो मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का एक कानून बनाया गया। उसी तरह बाजार में क्या हुआ कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, इनके हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए और इन कानून के जरिए क्या हुआ, मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक, जो उत्पन्न करने वाला है, जो उसको प्रयोग करने वाला है, दोनों और तीनों मजदूर, ठीक है, तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण ना हो, यानी सबको बराबर का हक मिल जाए, या फिर जो जिस हिसाब से मेहनत करता है उसको उस हिसाब से हक उसका दिया जाए, ठीक है, उसका हक मारा ना जाए। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अहमदाबाद के एक कपड़ा मिल में काम करते हुए मजदूर हैं, ये चित्र में देखिए आप लोग, और चित्र में ये दिखाया हुआ है कि ये मजदूर हैं जो एक मिल में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का है इसको हम लोग पढ़ते हैं कि अहमदाबाद के एक कपड़ा मिल में काम करते हुए ये सारे मजदूर हैं और बिजली से चलने वाले करघों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशकों में ज़्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे। ये जो कपड़े मिल थे वो ज़्यादातर बंद हो गए थे, कब, 1980 और 90 में। तो पावर लूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। उस समय बिजली से चलने वाले करघे थे और ये 4-6 करघों की छोटी इकाई है। इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं, यानी कि परिवार के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, अपना काम करते हैं, और साथ ही साथ बाहर के कुछ मजदूर भी हैं जो इस काम में आते हैं और इस काम को करते हैं, उसका कुछ पैसा उनको देते हैं। ये जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले करघों में कार्य स्थितियाँ बहुत खराब होती हैं, क्योंकि बिजली से चल रही हैं, कभी भी कुछ भी खराब हो सकता है ना। तो ये पहले आपको दिखाया है, एक दर्शाया है कि किस तरह से पहले लोग काम करते थे और मजदूर ऐसे मिल करके, मिल में जब भी काम किया जाता है तो इसी तरह से कुछ होता है, लोग करते हैं अपने काम को। देखिए बच्चों, कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता, यानी कि अगर सरकार सिर्फ कानून बना दे, उसको लागू ना करे तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। तो वही बता रहा है कि कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता, सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए, ठीक है, यानी सरकार को कानून बनाने के बाद उसको लागू करना भी उसका काम है। इसका मतलब क्या हुआ कि कानून लागू किया जाए, यानी कि कानून को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है, ठीक है, जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उनको लागू करना और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। जैसे गरीबों पर लोग अत्याचार करते हैं, जैसे मजदूरों को उनका हक नहीं देना, ठीक है, इन सब स्थिति में जो गवर्नमेंट सोचती है कि कानून बनाया जाए और उसको बताया जाए कि नहीं, न्यूनतम उनकी एक वेतन होनी चाहिए, उसके बारे में कानून बनाया गया। तो उदाहरण के लिए मैंने आपको अभी बताया ही कि प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, और ये भी सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए, यानी कि जो काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, यानी उस नियम के तहत कोई काम नहीं करता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है, वो काम नहीं कर सकता, बहुत गरीब है और काम भी नहीं कर सकता, उसके अंदर ताकत भी नहीं है,
तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। होता है ना, अक्सर अगर उनके अंदर मजदूरों के अंदर अगर ताकत नहीं होती है तो जो देता है इंसान वो ले लेता है, इनकी मजबूरी आ जाती है ना। तो मालिक भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। मालिक के अंदर भी ये समझ होनी चाहिए कि वो अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है, यानी कोई काम वो अगर नहीं कर पा रहा है तो उसकी मजबूरी है। उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो 2-2 3-3 बोरा उठा उठा कर एक साथ ले जाए। वो जितना उसके अंदर कैपेसिटी है उसी हिसाब से वो काम करेगा। तो ये बात मालिक को भी सोचना है, ठीक है, सोचना चाहिए ऐसी ये चीज़। तो मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके तो वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। उस समय ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, उनको उनकी बात को समझना चाहिए, ठीक है। ऐसी सूरत में ये बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह से लागू किया जाए। जो भी कानून बनाए गए हैं उसको अच्छी तरह से लागू किया जाए ताकि किसी का शोषण ना हो सके। और इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की प्रतिनिधियों को नियंत्रित कर सकती है। यानी जो निजी कंपनियां हैं या जो अन्य व्यक्तियों को, निश्चित व्यक्तियों को सरकार नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। समाज में जो न्याय है उसका एक कम हो सके, मतलब जो समाज का न्याय है वो एक निश्चित हो सके, है ना, यानी समान रूप से सभी को न्याय मिल सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है, ठीक। तो ज़्यादातर जो भारतीय संविधान में दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं उनसे ही हुआ है। जैसे शोषण से मुक्ति, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किए गए। उसके मुक्ति यानी अधिकार का अर्थ है क्या है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ संविधान में बताया है। संविधान में ये भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को भी किसी कारखाने या खदान यानी खाद्यान्न जो भी है, किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। यानी उनको नहीं रखना चाहिए उनसे, क्योंकि वो छोटे हैं, अभी बालिग है ना। तो इस तरह से उनको खतरनाक काम करने से रोकना है, नहीं रखना है। यदि कोई उनसे काम ऐसा करवाता है तो वो क्या कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है या वो गैर कानूनी काम कर रहा है। व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं, ये कानून सामाजिक न्याय की चिंता को किस हद तक संबोधित करते हैं, तो इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे। इसी तरह कुछ सवाल हम लोग देखेंगे, कुछ लोगों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसाय में नौकरी करते हैं और इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसाय में हैं। तो 2016 में संसद ने बाल श्रम अधिनियम बनाया और 1986 में यह संशोधित किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसाय में क्या है, किशोरों के जोखिमकारी जो यानी जो बहुत कठिन काम है, जोखिम वाले काम है, उन कामों के लिए व्यवसाय और प्रतिक्रियाओं में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो जो किशोर हैं, जो किशोरियां हैं, जो जोखिम वाले काम हैं, उन सारे कामों को न कराया जाए। जब क्यों, क्योंकि ये बालिग है, अभी सॉरी नाबालिग हैं, ये अभी बच्चे हैं, इनसे ज़्यादा मेहनत न लिया जाए, तो इस पर प्रतिबंध लगाया।
बच्चों या किशोरों के नियोजन को एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। यानी कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्या कर रहा है, वो अपराध कर रहा है एक तरह का। और इसके साथ ही साथ 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर प्रारंभ हुआ है। तो ये पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने और ये एक ऐसा वेबसाइट बना है, उस पर आप ये सारे जो भी शिकायतें हैं वो दर्ज करा सकते हैं। यदि कोई किशोरियों का या कोई किशोर का जो शोषण करवा रहा है, ठीक है, कर रहा है, खुद कर रहा है, उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो चाइल्ड ट्रैकिंग और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। ये जो बनाया गया वेबसाइट वो इसी योजनाओं के तहत बनाया गया और उनकी मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है। देखिए, गोपाल गैस त्रासदी में, इसमें गोपाल गैस में देखिए इसमें क्या बताया गया था कि गोपाल में एक फैक्ट्री बनी थी, ठीक है। तो देखिए 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई थी। 24 साल पहले भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का एक कारखाना बनाया गया था, ठीक है। ये एक कारखाना बनाया गया और जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात में 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइट, एक मिक जिसको बोलते हैं, गैस है वो, ठीक है। क्या है? गैस। तो मिथाइल गैस है। तो गैस क्या हुआ कि रिसने लगी, निकलने लगी, धीरे धीरे। रिसने का मतलब क्या हुआ? निकलने लगी। तो ये बहुत जहरीली गैस होती है। इसमें क्या हुआ कि इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीज़ा सुल्तान तकरीबन 2:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज़ खांसी की आवाज़ सुनाई दी। मतलब इस दुर्घटना ने, अजीज़ा ने देखा कि उसको लगा कि 2:30 बजे के करीब उसको लगा कि मेरे बच्चे की तेज़ खांसी की आवाज़ सुनाई दी उसको, और कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लगी थीं। फिर अगली सुबह में क्या हुआ, आगे देखते हैं कि अगली सुबह में क्या हुआ। ये देखिए किस तरह से जल रहा है सब, है ना, देख रहे हैं आप लोग। सामूहिक अंतिम संस्कार, इसमें देखा जाता है कि जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब कामकाजी थे। जो गरीब लोग हैं, जो लोग काम करने वाले, वही ज़्यादा थे उसके चपेट में। और इनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। यानी एक तरह से अपाहिज हो गए या बीमारियों से ग्रसित हो गए, इस तरह से। इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए। इनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों या आँख की रोशनी चली गई या फिर अन्य प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो गए। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियां पैदा हो गईं। यानी कोई टेढ़ा हो गया, किसी का कुछ अंग खराब हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां होने लगी लोगों को। देखिए, ये तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि क्या हुआ था, यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया था। यानी कि जो सुरक्षा करने के जो तरीके थे उसको नज़रअंदाज किया उन्होंने।
2 सितंबर की त्रासदी से पहले भी कारखाने गैस का रिसाव हो चुका था, यानी एक बार इससे पहले वो हो चुका था और इस घटना में भी एक मजदूर की मौत हो गई थी और बहुत सारे मजदूर थे जो घायल हो चुके थे। यूनियन कार्बाइड कर्मचारी यूनियन के सदस्यों का आंदोलन, ये देखिए चित्र में, देखिए ध्यान दीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या परिणाम हुआ। तो देखिए सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, यानी जो कारखाने बनाए गए थे वही दोषी हैं। लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी गलती नहीं है। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई। इस लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ मुकदमा दायर किया और 1985 में सरकार ने $3 करोड़ का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी थी। तो इस तरह से त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों के फैसलों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। ये रसायन रीस कर जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहां का पानी दूषित हो रहा है और ये संयंत्र डाओ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो सारी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। तो आगे है कि 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, है ना। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वे वो पीने के साफ पानी और स्वास्थ्य की सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरी के लिए मुआवजा कर रहे हैं, ठीक है, यानी उसके लिए मुआवजा मांग रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं नौकरी के लिए। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है, ठीक है ना। तो उन लोगों ने बहुत कोशिश की, संघर्ष किया और अपने हक को पाने के लिए कि इसमें कुछ बदलाव आ जाए और कुछ लोगों को सही फैसला मिल जाए। एक मजदूर की कीमत क्या होती है? आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक मजदूर की कीमत क्या होती है। देखिए आप लोगों ने अभी भोपाल के बारे में पढ़ा, वहाँ के महाविनाश के बारे में पढ़ा कि कितने लोग मर गए, कितने लोग अपंग हो गए, अपाहिज हो गए, है ना, कितना मुसीबत आया लोगों पर। तो अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। देखिए विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण था, वो क्या था कि सस्ता श्रम, सस्ते में लोग मजदूर मिल जाते हैं भारत में। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करे तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। तो पहला कारण क्या था बच्चों? पहला कारण ये था कि यहाँ भारत में कम वेतन पर मजदूर मिल जाते हैं। भारत में न केवल कम कीमत पर काम करवा सकते हैं, बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटे तक भी काम करते हैं। तो ये भी अब वजह है कि एक तो सस्ते में काम करते हैं मजदूर, दूसरा ये है कि अधिक समय तक काम करते हैं।
बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम करते हैं और यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से कंपनियां यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं, क्योंकि यहीं के मजदूर रहते हैं भारत के ही, तो वो सुबह में अपना काम करते हैं और शाम तक वो वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो अमेरिका है, जो बड़े बड़े विदेशी हैं, विदेशी शहर शहर है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो मजदूर होते हैं वो भी बाहर से आए हुए होते हैं, तो उनके रहने के लिए भी व्यवस्था करनी होती है और उनके वेतन भी अच्छे मांगते हैं, मतलब वो, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर रहते हैं ना, तो इस वजह से उनका वेतन जो होता है वो ज़्यादा होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। यानी लागत में जो लोग कटौती करते हैं वो खतरनाक भी हो सकता है। कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है, जैसे यूनियन कार्बाइड की गई, तो उसका आप लोगों ने नतीजा देखा ही कि कितने लोग परेशान हो गए, कितने लोग उससे प्रभावित हुए, है ना। तो देखिए 1980 से 1984 के बीच जो मिग संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घट करके 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की जो समय थी वो 6 महीने से घटा करके 15 दिन कर दी गई। मिग कारखाने के लिए रात की पाली के जो मजदूर का पद भी खत्म कर दिया गया था। तो इस तरह से ये सारे प्रभाव पड़े ना उस पर, बहुत सारी समस्याएं यही लोगों में, तो उन लोगों ने क्या किया अपना, उस पर वो लोग प्रभावित हुए। तो यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फ़र्क जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या फ़र्क थे दोनों में। तो पश्चिम वर्जीनिया यानी अमेरिका में पड़ता है ये, वो कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी वहाँ पर। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था, है ना। मजदूर के अंदाजे से, जैसे मजदूर कहता था उस हिसाब से लोग काम कर जाते थे, करवाते थे। और पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी हुआ वो लोग त्रस्त हो गए, परेशान होकर के रह गए, है ना। तो अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इस दुर्घटना हो जाने के बाद जो पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है, मतलब कम मुआवजा मिला उन लोगों को, तो ऐसा क्यों हुआ। इस बात का जवाब यही है कि भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता है, उनको कम कीमत दी जाती है। एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह क्या होता है, कोई दूसरा आ जाता है ना, यही होता है ना। देखिए दूसरा, हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई काम मिलना चाहिए, भले उनकी सुरक्षा सही ना हो, लेकिन उनको काम मिलना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सकें, है ना, अपने परिवार को अच्छे से देख सकें, उन परिवार को अच्छे से देख रेख कर सकें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। मजदूरों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं और इस तरह से ही भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों और खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खतरें हर रोज आती रहती हैं। अभी भी वहाँ पर क्या है, वो असुरक्षाएं फैली हुई हैं। तो सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन है
ठीक है, कानूनों का काम है कि लोगों की सुरक्षा करना। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। सबको जीने का अधिकार है ना। अनुच्छेद 21 में बताया है कि सभी को जीवन जीने का अधिकार है। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? उस समय सरकार ने आवाज क्यों नहीं उठाई? उसको आवाज उठानी चाहिए, लोगों के बारे में बताना चाहिए कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो उसके लिए उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो पहली बात ये है कि भारत में सुरक्षा कानून ढीले हैं, ये भी एक कारण है। ठीक है, लापरवाही है। तो दूसरा क्या है कि उन कमज़ोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। एक तो लागू भी किया जा रहा है लेकिन वो उस पर ज़्यादा मतलब ढील दिया जा रहा है। इस वजह से लोग उसको अच्छी तरीके से नहीं अपना रहे हैं। ठीक है, उस नियम को लोग सही तरह से लागू नहीं किए हैं, मतलब उसको अपना नहीं रहे सही से। तो सरकार की ये कमी है, ठीक है, कि वो उस पर एक्शन नहीं ले रही है। उसको सीरियसली एक्शन लेना चाहिए। तो सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो अफसर हैं, सरकार है, वो भी ये नहीं कह रही कि ये कोई खतरनाक काम नहीं है। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्होंने कई इंतज़ाम नहीं किया। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिग उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। ये सारी बातें आई सामने। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वो साफ सुथरी तकनीक या ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। ठीक है, सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे, जबकि कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको ये बात समझ में आ चुकी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है। सबको ये संदेह हो गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे और निरीक्षकों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। यानी जूं तक नहीं रेंगने का मतलब क्या हुआ कि उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। तो कानून बनाने और उसको लागू करने वाली जो संस्था के लिए ये रवैये थे वो सही नहीं थे। रवैया सही नहीं था, जो तरीका था उनका वो सही नहीं था। लोगों के हितों की रक्षा करने की बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को नज़रअंदाज करती जा रही थी। ये हरगिज़ अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की ज़रूरत और बढ़ गई है। तो सरकार को चाहिए कि उनकी देखभाल करे, उसके बारे में सोचे समझे और उसके हक में वो सही फैसला ले। देखिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून बनाए गए। तो 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे और इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमज़ोर थी। मतलब बहुत वो नहीं था, बहुत ज़रूरी नहीं था, लोग ज़रूरी नहीं समझते थे, लापरवाही करते थे। तो पर्यावरण को एक मुक्त
चीज़ माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की जो खुली छूट मिली हुई थी, चाहे नदियां हों, हवा हो या भूमिगत पानी हो, पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के लिए खिलवाड़ किया जा रहा था। क्योंकि दूषित पानी मिल रहा था, लोगों की सेहत खराब हो रही थी, तो उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। और अमेरिका में ये कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। देखिए बच्चों, ये चित्र में दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये जो हैंडपंप बना है वो रेड कलर का कलर किया हुआ है। तो सरकार ने जितनी भी भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में स्थित जो हैंडपंप थे, उसको सरकार ने क्या किया था, लाल रंग से पुतवा दिया था। फिर भी कुछ ऐसे लोग भी हैं, वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको साफ पानी का स्रोत नहीं मिल रहा है। इसलिए पानी ही, जल ही जीवन है, पानी के लिए लोग परेशान हैं, इसलिए लोग उसी पानी का प्रयोग कर रहे हैं। तो भोपाल त्रासदी ने जो पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया, वो कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए। इसी कारण जो ये लोग पानी का सेवन करने लगे, इसी वजह से क्या हुआ कि लोग इस जहरीली गैस का शिकार बन गए, जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। तो इससे लोगों को ये एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमज़ोर हों, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित हैं। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं। तो ये उनकी मजबूरी थी, उनको पानी नहीं मिल पा रहा था, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा था, तो जो मिलता था उसी से वो लोग अपना काम चलाते थे, और इसी वजह से वो कई लोग मरते थे, वहाँ मौत के मुंह में चले जाते थे। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलने वालों को भी जिम्मेदार माना जाने लगा, कि जो लोग मतलब प्रदूषण फैलाते थे वो जिम्मेदार हैं। इसके पीछे समझ ये थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उन्हें केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से उन लोगों ने एक कानून बनाया और कहा कि पर्यावरण को जो लोग दूषित कर रहे हैं उस पर हमें कार्रवाई भी करनी है और ऐसा करने से बचाना है। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए, और सुभाष कुमार जैसे बनाम बिहार राज्य के हैं, वो 1991 के मुकदमे में जो हाई कोर्ट न्यायालय में, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने बताया, ठीक है, कि जीवन का अधिकार संविधान के अंतर्गत है, जो जीने का सभी को अधिकार है, और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। सभी को शुद्ध हवा मिलना चाहिए और सभी को शुद्ध पानी मिलना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रदूषण पर अंकुश लगाने और नदियों को साफ करने और जो दोषी है उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे। यानी उसको कानून बनाए, जो गलत कर रहा है उसको सज़ा दे, एक निश्चित कानून बनाए, लागू करे, और इस तरह से उसकी देखभाल है कि वो नदियों को साफ करे,
इस तरह से वो एक कानून को बनाते हुए लोगों की मदद करे। देखिए, जन सुविधा के रूप में पर्यावरण। तो जन सुविधा के रूप में पर्यावरण क्या है? हाल के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा। कैसे असर पड़ा? मिसाल के तौर पर कहा जाए कि अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। इसमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, इस कारण से उसको बंद किया जाए और अन्य इलाकों में भेजा जाए। तो इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही है, क्योंकि इन कारखानों के नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा है। इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा है, इस वजह से इन कारखानों को बंद किया जाए। तो अदालत की कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन नई समस्याएं पैदा हो गई। क्या? कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए, है ना? क्योंकि एक जगह कोई मजदूर अगर परमानेंट काम कर रहा है और अचानक से उस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए, कारखाने को बंद कर दिया जाए, तो मजदूर की का रोजी कहाँ जाएगा? वो कहाँ रोजी के लिए भागेगा? तो एक तरह से एक समस्या खत्म की गई तो दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो गई। बहुतों को दूर दराजों के इलाकों में जाना पड़ा और उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। जब अब क्या हुआ कि प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही है। ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं और मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो अगर वो फैक्ट्रियां कहीं और खोला जाएगा तो कहीं और वही प्रदूषण फैलेगा, है ना? तो भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर बहुत ताज़ा अनुसंधानों से ये बात सामने आई है कि मध्य वर्ग के लोग जो पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसीलिए उनमें से बहुतों को यह समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है ना? खतरा तो हो गई, क्योंकि एक जगह बंद कर दिया जाएगा, दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ के लोग दूसरी जगह भागेंगे। अब दूसरी जगह जाने में किसकी घर से कितनी दूरी पड़ रहा है, ये भी तो असर पड़ता है उस पर। तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग चिंता करने लगे हैं। मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो लोग चिंता नहीं जता सक रहे हैं कि दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की है जिसमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके, और इसका एक तीसरा ये है कि हम कारखानों में ज़्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो कारखानों को प्रोत्साहन और मदद दे। उसे प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना करना होगा, और इस तरह मजदूरों के रोजगार भी बच जाएंगे और समुदायों व मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण का भी अधिकार मिल जाएगा। आगे हम लोग निष्कर्ष को पढ़ते हैं। चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून ज़रूरी होते हैं, है ना? जिन पे अत्याचार हो रहा है, जिन पे जो शोषण कर रहे हैं लोग, तो उनके लिए उनको न्याय पाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यापारी ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं, गलत तौर तरीके अपनाने लगते हैं। उदाहरण के लिए मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते, किस तरह का काम है, और उसको
छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, तो पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते और इसी तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे में सरकार एक अहम जिम्मेदारी ये बनती है सरकार की कि वो निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों पर रोक लगाए और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, यानी सभी को समान न्याय मिलने के लिए कानून बनाए और उसको लागू करे और उन पर निगरानी भी रखे, देख रेख करे, जांच करे, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है उस पर वो ध्यान दे। यानी न सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उसको लागू भी करना चाहिए, कानून को लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमज़ोर हो और उसको सही ढंग से लागू न किया जाए तो उससे भारी नुकसान हो सकता है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी एक तरह का सबूत है। ठीक है ना। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है, आम लोग की भी दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। यानी कि जो निजी कंपनियां हैं वो भी और जो सरकार है वो भी, दोनों को ध्यान में रखना है। जैसा कि हमने पहले देखा कि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला और न्यायालयों ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना और उसको मौलिक अधिकार के तहत समझा। ठीक है। तो इस अध्याय में हमने क्या समझा? हमने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि जो स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिलनी चाहिए और इसी तरह मजदूर अधिकारों को, यानी काम का अधिकार, सही वेतन, मेहनताना देने का अधिकार, उनको जो हक है उनको वो मिलना चाहिए। तो इस क्षेत्र में भी अभी हालात काफ़ी ख़राब है और लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएं और सख्त कानून बनाए जाएं ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके और सब जीवित रहें, अच्छे से खुश रहें और सभी को जीवन जीने का अधिकार मिले। लोगों की हत्या ना हो, लोग आत्महत्या ना करें परेशान होकर के, और इस तरह से मजदूरों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार कानून बनाए।